होता है भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यह भी हम लोगों ने सीखा। अगर दुनिया के अलग अलग देशों में जाया जाए तो अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम मिलते हैं, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यह भी कल हम लोगों ने सीखा। जब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स की चर्चा करते हैं तो उसमें कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे हायरार्की है, तो कहीं पे मार्शल लॉ है, कहीं पे मिलिट्री रूल है, कहीं पे रेड टेपिज्म है, तो कहीं पर कोई रूलिंग ही नहीं है। फिर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में कहीं भी सफल हो सकता है तो उसकी सबसे ज्यादा संभावना एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। इसीलिए लोकतंत्र और संविधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी हम कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी को पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी की बात करेंगे डेमोक्रेसी को पढ़ना पड़ेगा, और पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे अपनी पकड़ अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले डेमोक्रेसी की चर्चा करें। लोकतंत्र की चर्चा हम लोगों ने कर ली और सीखा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस रूलिंग ऑफ पब्लिक, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इतने बड़े देश में जहां पे आबादी करीब 1.5 अरब होने जा रही है, जनता शासन करती कैसे है? हम तो कभी दिल्ली नहीं गए शासन करने। तो इसके लिए हम लोगों ने कैबिनेट मिशन की कहानी सुनी और उस कहानी के माध्यम से सीखा कि जनता सबसे निचले स्तर पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का तरीका होता है पर 1 मिलियन की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव। 10 लाख लोगों के बीच में चुनाव करवाया जाएगा और जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देगी, और जिसको चुना जाएगा उसे हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जनप्रतिनिधि कहेंगे। पूरे देश में से ये जनप्रतिनिधि चुन करके दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में इनको हम लोग सांसद कहेंगे, पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे। और जब सब ये एक जगह पर बैठेंगे, एक असेंबली में बैठेंगे, तो ग्रुप ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ये है संसद की परिभाषा। और इस संसद को हम लोगों ने सुप्रीम दर्जा दिया, सुप्रीमेसी प्रोवाइड कराई, इसको सर्वोच्च माना। सर्वोच्चता की परिभाषा क्या है यह भी हम लोगों ने सीखा कि सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी मींस लॉ मेकिंग पावर। अगर कोई आपके ऊपर शासन कर रहा है, आपके लिए कानून बना सकता है, इसका मतलब वो सुप्रीम है। इससे बेहतर कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। यहां से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि अमंग विच वन ऑफ दीज इज सुप्रीम। निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन में होगा लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा या पार्लियामेंट। तो आंसर विल बी पार्लियामेंट। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? अगेन सेम ऑप्शन होते हैं, अगेन आपको टिक करना होता है पार्लियामेंट। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि चाहे जितना बच्चों को पढ़ा दो, जब क्वेश्चन आएगा तो गलत ही करेंगे। आप पता नहीं क्यों लोकसभा टिक करेंगे, आप पता नहीं क्यों राष्ट्रपति टिक करेंगे, आप पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री टिक करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शन का प्रोसेस यहां पे चलता चला आ रहा है और संसद सुप्रीम है। अब यहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या कहती हैं? डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये कहती हैं कि इस देश में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो कल्पना करिए कि एक क्लब ऐसा भी होगा, एक जनप्रतिनिधि ऐसा भी होगा जो दलितों ने चुन करके भेजा होगा, एक जनप्रतिनिधि ऐसा भी होगा जो अल्पसंख्यकों ने चुन करके भेजा होगा, माइनॉरिटीज के द्वारा भेजा गया होगा। कोई ऐसा भी होगा जो डॉक्टर होगा, कोई ऐसा भी होगा जो प्रोफेसर होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो अनपढ़ होगा लेकिन जनता ने चुन करके भेजा होगा, अंगूठा लगाता होगा लेकिन जनप्रतिनिधि होगा। तो डेमोक्रेसी की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है कि डेमोक्रेसी मींस इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों का एक समान प्रतिनिधित्व। संसद के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून एक समान रूप से पूरे देश पर जब लागू होता है ना, तो एक इस देश में एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति भी बड़े गर्व से कहता है कि मेरी भागीदारी भी इस देश की संसद में है। बस ये लोकतंत्र है।
एक दलित बड़े गर्व से कहता है कि नहीं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव भी देश की पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई हिंदू प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन हिंदुस्तान में अनेक मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और अंत में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जनता की इच्छा ही लोकतंत्र है। जनता जो चाहेगी वो लोकतंत्र है। जनता चाहेगी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, तो ध्रुवीकरण लोकतंत्र है। जनता चाहेगी स्कैटर्ड पॉलिटिक्स, तो स्कैटर्ड पॉलिटिक्स लोकतंत्र है। एक जमाना इस देश में था जब 14 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, तब भी लोकतंत्र था। एक जमाना आज है जब एक ही पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में है, तब भी लोकतंत्र है। तो अंतर कहां पे आता है? लोकतंत्र की इतनी प्रशंसा करने के बाद डिफरेंसेस कहां पे आते हैं? डिफरेंसेस केवल पब्लिक में आते हैं। अब अगर हम लोग इन इलेक्शंस को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं और इस टेबल को एक एक करके समझें, तो सबसे पहली चर्चा इलेक्शंस के ऊपर होगी। और जब हम लोग इलेक्शंस के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमको समझना पड़ता है कि व्हाट इज एजुकेटेड डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी। एक सवाल बड़ा फेमस रहा है कि भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो इसका आंसर होता है कि भारत शिक्षित लोकतंत्र है या भारत अशिक्षित लोकतंत्र है। तो चलिए एक उदाहरण से सीखते हैं और यहां पे इलेक्शंस का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। कल्पना करिए कि चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के दौरान एक नेताजी सुबह आपके गांव में आए कैंपेन करने के लिए और उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। छोटी रैली, गांव में 100, 200, 500 लोगों की। उसमें उन्होंने बताया कि प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब मुझे वोट दीजिए, मैं संसद में जाकर के आप लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा और देश को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने 3-4 पॉइंट्स गिनाए कि हमारे मैनिफेस्टो में हम क्या क्या वादा कर रहे हैं। हम चाइना की सीपीईसी पॉलिसी का विरोध करते हैं, हम क्वाड को मजबूत बनाएंगे, सीपीईसी को काउंटर करेंगे, स्टिंग ऑफ पल्स का विरोध करेंगे, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की वकालत करेंगे, यूएनओ में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, यूएन पीस कीपिंग आर्मी के ऊपर जो इंडिया का अननेसेसरी खर्चा हो रहा है उसको भी घटाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाएंगे और प्लीज आप सभी लोग मुझे वोट दीजिए। जैसे भाषण खत्म होगा तालियां बजेंगी, आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और जैसे आप लोगों को ये सारी बातें नहीं समझ में आई कि मैंने क्या कहा, वैसे ही उस गांव की जनता को भी नहीं समझ में आई होंगी कि नेताजी ने क्या कहा, लेकिन जो भी कहा अच्छा कहा, अंग्रेजी में बोला। और जब कोई चीज हमारे समझ के बाहर हो जाए, बाउंस कर जाए, तो समझ जाइए अच्छी ही रही होगी। शाम को दूसरे नेताजी आए, एकदम ठेठ आप ही के जैसे। उन्होंने मंच पर खड़े होकर अभिवादन किया और कहा, देखो ऐसा है कि हम देश दुनिया के बारे में नहीं जानते, हम केवल अपने गांव के बारे में जानते हैं। मुझे आप लोगों का वोट चाहिए, मैं आपकी जाति का आदमी हूं। झगड़ा हो जाए एक फोन करना, थाने पहुंचेंगे। कोई समस्या हो जाए 100 लड़का भेज देंगे जहां कहोगे वहां। गांव में जितने लड़के हैं इनको शराब पीने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चला के तीसरे गांव में जाना पड़ता है। मैं कई सालों से देख रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सांसद बनकर संसद पहुंचा नहीं कि पहला ठेका गांव के बाहर खुलेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप लोग भी चिंता न करिए। आप लोगों को चुनाव जीतते ही महीने में एक बार कॉस्मेटिक की पूरी किट दी जाएगी। लिपस्टिक से लेके श्रृंगार का कोई भी सामान कम नहीं पड़ना चाहिए। इंटर पास होंगी साइकिल, ग्रेजुएशन कर लेंगी स्कूटी, और जब आपकी शादी होगी 50,000 रुपए उसमें अनुदान दूंगा। मुझको मतलब नहीं है देश से, मुझको मतलब नहीं समाज से, मुझको मतलब है अपने गांव से, आप लोगों से। आप लोग मेरे भाई बहन, संसद में जाके किसके लिए बोलूंगा मैं? अगर आप लोग मेरे साथ नहीं तो मैं क्या करूंगा इस सारी संपदा का? और बस आप लोग वोट दीजिए, इतना ज्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और जो माताएं बहनें हैं सब लोग अपने घर जाइए, अब चाय समोसे की व्यवस्था है, खा लीजिए, जाइए। और जितने मेरे भाई हैं पुरुष, 4:30 बज रहे हैं, ठीक 6 बजे प्राथमिक विद्यालय के पीछे जो खेत है प्रधान जी का, उसमें मिलिए। और 6 बजे जब आप लोग पहुंचे खेत में तो एक बड़ा टेंट लगा हुआ है, तंबू गड़ा हुआ है। एक तरफ वेजिटेरियन फूड है, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन फूड है,
बीच में शराब का स्टॉल है, उसमें देशी, वोडका, विस्की, रम, स्कॉच, सारी वैरायटीज है। पहले तो जी भर के शराब पीजिए, उसके बाद अपनी पसंद का खाना खाइए, और जाते समय एक आपको लिफाफा दूंगा, उसमें 500 रुपए का नोट होगा, वो जेब में डालूंगा और फिर हाथ जोड़ के कहूंगा कि भैया ध्यान रखना, और आप खा पी के अपने घर चले आए। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बताइए कि आप वोट किसे देंगे? मुझे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। ह्यूमन नेचर, जिसका खाया है उसके साथ कैसे गद्दारी करोगे? मुझे देंगे वोट, लेकिन क्या इससे देश का भला होगा? नहीं होगा। ये जो दोनों उदाहरण मैंने आपको दिए, इसमें आमतौर पर इंडियन सोसाइटी में कौन सा उदाहरण आप देखते हैं? नंबर 2, खाया पिया फिर वोट दिया। तो ऐसी व्यवस्था जिस देश में देखने के लिए मिले, उस देश को अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी कहते हैं। अतः भारत अशिक्षित लोकतंत्र का एक उदाहरण है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हैं, लेकिन पढ़ी लिखी डेमोक्रेसी नहीं है। आप किसी से बात करिए समाज में जाकर के, 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो नेताओं को गालियां देंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि यार इस बार ऐसा नेता मिला कि गर्व से सीना फूल जाए। सब गालियां ही तो देंगे, और जब वो गालियां दे लें जी भर के, तब उनसे सवाल करिए कि ये जो नेता आपको मिला, इसको चुन के किसने भेजा था? ये आसमान से गिरा था, या खेत में उगा था, या प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ था? कहां से आया था? ये चुन के तो आपने भेजा था। तो जिसको आपने ही चुन के भेजा, अगर उसको आप ही गालियां देते हैं, तो गलती किसकी? आपकी। ये गालियां आप नेता को नहीं देते, ये गालियां आप अपने आप को देते हैं। जब भी किसी नेता को, जब भी किसी मंत्री को गालियां आप देंगे, तो ध्यान रखिए वो गालियां आप स्वयं को दे रहे हैं, वो किसी मिनिस्टर को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चुन के आपने भेजा है। बस यही लोकतंत्र है। अब सवाल उठता है कि फिर एजुकेटेड डेमोक्रेसी क्या है? एजुकेटेड डेमोक्रेसी है यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, जहां पे वोट को खरीदा नहीं जा सकता। और जहां पे वोट को खरीदा जा सके, या और आसान भाषा में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पे जनता ही अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नेता कैसे चुनेगी? इतने बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, इनमें से जितने भी ग्रेजुएट होंगे, अभी अगर मैं पूछ लूं आपसे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन कौन सा था, केवल बता दीजिए, तो नहीं आप बता पाएंगे कि आपने फाइनल ईयर में पढ़े कौन कौन से पेपर थे। 6 पेपर के नाम आप नहीं बता पाएंगे, और नेता को गाली देंगे कि अनपढ़ है। तुम कौन सा आईएएस हो? तो ये डिफरेंस हो जाता है अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी और एजुकेटेड डेमोक्रेसी में। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगला सवाल यहां से यह पैदा होता है कि अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को एजुकेटेड बनाना चाहें, और जिस हेल्दी डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं, जिस स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, उस ओर अग्रसर होना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, हमें लिटरेसी रेट को इंप्रूव करना पड़ेगा, साक्षरता दर को बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा काम, हमको वोट शेयर भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1952 के इलेक्शंस में जाएं, जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तो आप बता सकते हैं कितना % वोट पड़ा होगा? अगर वो नहीं बता सकते, तो ये तो बता ही सकते हैं कि जो आखिरी लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, कितना % वोट पड़ा? करीब करीब 60%। आज 2019 में अगर ये स्थिति है कि 100 वोटर्स में से केवल 60 वोटर वोट डालते हैं, तो आइडिया लगा लीजिए कि 1952 में कितने डालते होंगे? इसके आधे, करीब करीब 30%। और यह प्रक्रिया जो है, ये 1977 तक जारी रही थी, 1977 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार गिर नहीं गई थी। यहां से आप सीख सकते हैं कि जिस डेमोक्रेसी में जनता का वोट शेयर बिलो 30% रहता हो, उस देश को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे।
इसलिए हेल्दी डेमोक्रेसी तब होगी जब वोटिंग परसेंटेज 80 के ऊपर हो, 90 के ऊपर हो। यूएसए में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, इसलिए वो हेल्दी डेमोक्रेसी है। हम बड़ी डेमोक्रेसी हैं क्योंकि हमें बड़ा बहुत पसंद है। तो नाम में बड़ा लग गया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम उसी में खुश हैं, नाचे घूम रहे हैं। लेकिन अनपढ़ हैं, गलत व्यक्ति को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारा गलत तरीके से हो रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप लिटरेसी रेट को इंप्रूव करेंगे, लिटरेसी रेट को जब आप 90% के ऊपर ले जाएंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वोट डालना चाहिए। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाली बनवाने के चक्कर में सांसद को हरवा देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सांसद का काम नाली बनवाना है नहीं। और चीन भारत पे हमला कर देगा तो भारत की फौज उसको घुस के मारेगी, इस चक्कर में पार्षद जितवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्षद के जीतने से फौज मजबूत होगी। तो जब हम इस लेवल पे जाके सोच रहे हैं तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है वो लिटरेसी रेट और वोटिंग परसेंटेज की प्रॉब्लम है। तो एक समस्या का समाधान हो गया इलेक्शंस। अच्छे से बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग अपने सांसद महोदय की तरफ। सांसद महोदय की काफी सारी चर्चा तो हमने यहीं पे कर ली, लेकिन यहां पे हमें अगर पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से देखें तो सांसद का समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1952 जब पहली बार हमारे देश में जनरल इलेक्शन हुए तो 1 मिलियन का रेशियो था ना, 1 मिलियन की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था। नियम आज भी यही है। नियम आज भी यही का मतलब कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी है? 552। लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 का मतलब है कि अगर कोई 553वां व्यक्ति लोकसभा के अंदर घुस जाए तो उसके बैठने की जगह नहीं है, वो खड़ा रहेगा। तो अगर अधिकतम सांसद भी वहां पर बैठेंगे तो 552 ही बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। प्रेजेंट कितने हैं? 543। लेकिन क्या ये सीटें 552 से ज्यादा हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। और ये तो 1952 से ही इतनी है। तो 1 मिलियन की आबादी पर हमने ये रेशियो बनाया था। उदाहरण के तौर पे कानपुर लोकसभा क्षेत्र को ले लें तो क्या कानपुर लोकसभा क्षेत्र की आबादी जो 1952 में रही होगी वही अब भी है? नहीं। तो 1952 में 1 मिलियन की आबादी थी, यहां की 10 लाख की आबादी थी, तब एक सांसद जाता था। लेकिन आज ये आबादी बढ़ के 4.9 मिलियन हो गई है, यानी कि करीब करीब 49 लाख की आबादी हो गई है, लेकिन सांसद अभी भी एक है। अगर इसको राउंड ऑफ में 5 मिलियन मान लिया जाए, अगले लोकसभा चुनाव तक हो जाएगा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि 1952 में एक सांसद के ऊपर जितना बोझ होता था आज उससे 5 गुना बोझ है? पहले उसको जितने लोगों से मिलना पड़ता था आज उससे 5 गुना लोगों से मिलना पड़ता है। तो वो कहां से काम कर पाएगा? अब आप कहेंगे सॉल्यूशन, समस्या पे तो बात सब करते हैं, समाधान पे बात कौन करेगा? इस समस्या के 2 समाधान हैं। पहला समाधान यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर लीजिए और सांसद महोदय के ऊपर से ये अतिरिक्त बोझा उतारिए। वो हो नहीं सकता। दुनिया में कुछ काम जो नहीं हो सकते उनमें एक ये काम भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकती। तो दूसरा सॉल्यूशन यह है कि संसद में सीटें बढ़ाओ, लोकसभा में सीटें बढ़ाओ। लेकिन लोकसभा में सीटें बढ़ाना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आबादी कंट्रोल नहीं करोगे, लोकसभा में सीटें बढ़ाते रहोगे, तो एक दिन ऐसा भी तो आ जाएगा जब पूरी दिल्ली लोकसभा हो जाएगी। कितने सांसद हैं हमारे देश में? आप बताएंगे 14,000, क्योंकि आबादी नहीं नियंत्रित करोगे। तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, उसके साथ लोकसभा में सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेच कितना है? 552। अब जब 553वें व्यक्ति के बैठने की जगह ही नहीं तो क्या करोगे? तो भारत सरकार लाएगी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और एक नई पार्लियामेंट बनाएगी। और जहां पे इंडिया गेट है, जहां पे संसद भवन है आज का, तो ये संसद भवन और इंडिया गेट के बीच में ये नई वाली पार्लियामेंट बन रही है।
और इस पार्लियामेंट में लोकसभा की शायद 1400 सीटें हैं और राज्यसभा की मेरे ख्याल में 700। तो ये जो नई वाली पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट अभी इस समस्या का समाधान कर देगी, जो कि 2024 में बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी वाला विरोध करता है कि नहीं, नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या है, तो वो उसके विरोध को माइंड मत करिए। अनपढ़ों का देश है, कहां से उसको जब इतनी समझ ही नहीं है तो वो विरोध तो करेगा ही। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए क्या तैयार हो जाता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आई बात समझ में? तो सांसद की समस्या समझ गए आप क्या है? उसके ऊपर 5 गुना ज्यादा बोझ है, हमें वी हैव टू सपोर्ट हिम, सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले की तरीके से नहीं होगा कि वो हर संडे आपकी गली में घूमने आएगा और आप सांसद को अपनी समस्या बताएंगे। अब आपको उसके पास जाना पड़ेगा। हो सकता है पहले एप्लीकेशन लिखनी पड़े, उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी से मिलना पड़े, फिर जाके आपका काम हो। सांसद के बाद अब हम लोग चलते हैं संसद में, और संसद से रिलेटेड कुछ मजेदार सवाल हैं। लोकतंत्र क्या है अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, खूब भली भांति समझ चुके होंगे। तो हम लोग यहां पे लिख दें लोकतंत्र, और लोकतंत्र के पहले कुछ हम लोग सफिक्स यूज करें, जैसे कि एक सफिक्स है संसद, एक सफिक्स है राजतंत्र, एक सफिक्स है सेना या सैन्य शासन। डेमोक्रेसी के पहले जो भी शब्द लग जाए, इसका मतलब लोकतंत्र की सारी शक्ति उसी में है। यह एक सिंपल डेफिनेशन है। इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डज इंडिया हैव, आंसर विल बी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? रीजन, ऑल द पावर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट। इट इज द एविडेंस। हमने सुप्रीमेसी किसको दी? पार्लियामेंट को। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इस देश में एक पत्ता भी हिलेगा तो किसकी मर्जी से? पार्लियामेंट की मर्जी से। तो अगर सारी शक्तियां संसद के पास हैं तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सारी शक्ति संसद को दे दी गई। तो जिसके पास डेमोक्रेसी की सारी शक्ति है, डेमोक्रेसी उसी नाम से जानी जाएगी, यानी कि संसदीय लोकतंत्र। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, बात समझ में आ गई। अब इसी में कुछ एक उदाहरण है, जैसे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र क्या है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज मोनार्कियल डेमोक्रेसी? Monarchical democracy means all the powers of the democracy exist in the monarch। एक ऐसा लोकतंत्र जहां पे लोकतंत्र की सारी शक्ति राजा के हाथ में हो, सम्राट के हाथ में हो, उसे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र कहेंगे। अगर मिलिट्रियल डेमोक्रेसी की बात करी जाए तो अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पावर्स ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन द मिलिट्री। जिस देश में कहने को तो डेमोक्रेसी हो लेकिन सारी शक्ति सेना के पास हो। अब यहां पे बहुत ज्यादा टाइप तो नहीं पूछे जाते डेमोक्रेसी के, लेकिन मोनार्कियल डेमोक्रेसी खूब पूछी जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भूटान, बेस्ट एग्जाम्पल है जापान, बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। अच्छा, कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? कानून बनने की प्रक्रिया एक ट्रायंगुलर शेप में चलती है, जहां पे किसी भी बिल को संसद के दोनों सदनों में पास होना होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और पास हुए बिल पर जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे वो कानून बन जाएगा। संसद के 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों की सहमति से ही कोई कानून बनता है। लोकसभा और राज्यसभा में आप किसी भी बिल को पास करवा लीजिए और उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन करवा लीजिए, बस बन गया कानून।
लेकिन अगर प्रेसिडेंट की जगह कोई राजा बैठ जाए, जैसे कि ब्रिटेन, तो फिर इस समय एलिजाबेथ है ना, तो वो साइन करेंगी कानून पे। तो ऐसे डेमोक्रेसी को क्या कहेंगे? मोनार्कियल डेमोक्रेसी, जहां पे कानून बनाने की शक्ति राजा के हाथ में। अगर भूटान के अंदर वहां की पार्लियामेंट ने कोई बिल भेजा, तो प्रेसिडेंट तो वहां भी नहीं है, वहां पे तो भी राजा है, तो वहां के राजा साइन करेंगे। तो इसलिए भूटान भी मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। राजा कौन है भूटान के? जिग्मे खेसर न्याकपाल वांगचुक साइन करेंगे। जापान के राजा कौन है? नेरुहितो साइन करेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इलेक्टेड व्यक्ति कानून बना रहा है तो डेमोक्रेसी है। अगर कानून हेरिडेटरी कॉन्सेप्ट से बन रहा है, वंशानुगत प्रक्रिया से बन रहा है, तो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए जो विकसित देश हैं, वो अपने हिसाब से नियम धर्म सब बदल लेते हैं। नेटो, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, सब नेटो और एनपीटी और सीटीबीटी सब किनारे रह गया। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि दुनिया में 5 महाशक्तियां हैं जिनको परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। इन लोगों ने दुनिया को 5 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है और ये उसके ऊपर शासन करते हैं और ये अनंत काल तक करेंगे। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबसे मजे की बात यह है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए आपस में खूब लड़ते भी हैं। और ये 5 महान लोग हैं, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया। इन्हीं 5 में झगड़ा होता है और किसी में नहीं होता है। इसीलिए जब यूएनओ का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यू फॉर यूएसए, नो फॉर अदर्स। यस फॉर यूएसए, नो फॉर अदर्स। तो जब भी कोई नियम इनके खिलाफ जाएगा तो ये उसको बदल लेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही इलेक्शन है ना। विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट के रूप में हमारे यहां तो इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट है, लेकिन कहीं पर आ जाए तो एक नई डेफिनेशन आ गई कि नई मोनार्कियल डेमोक्रेसी नाम की भी चीज होती है। तो इस चक्कर में पढ़ोगे तो फिर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में घुसना पड़ेगा, तो उधर आपको जाना नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको संसद अच्छे से क्लियर हो गई होगी, संसद सुप्रीम है, और इस तरीके से सुप्रीमेसी भी यहां पर समाप्त होती है। अब सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र को तो हम लोगों ने खूब अच्छे से समझ लिया, जान लिया, इसके गुण धर्म दोष सब कुछ सीख लिया। लेकिन अगर आप किसी कंट्री के अंदर हैं और आपको आइडिया नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए लोकतंत्र के 2 विशेष गुण होते हैं जिनके माध्यम से यह आइडिया लगता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो 2 गुण हैं लोकतंत्र के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ पावर। लोकतंत्र है कि नहीं, बस यही 2 टर्म डिसाइड कर देंगे। हेल्दी है अनहेल्दी है वो बात की बात है, लेकिन डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होगा उसके 2 हिस्से। पहला गुण बैलेंसिंग ऑफ पावर, शक्तियों का संतुलन लोकतंत्र का गुण है, और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यह भी लोकतंत्र का गुण है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। क्योंकि आगे जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल्स को 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका, आप रट्टा मारिए, 1 में ये लिखा, 2 में ये लिखा, 4 में ये लिखा, 6 में ये लिखा। दूसरा तरीका, डेमोक्रेसी के बेसिक लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लीजिए और अंदर किसी भी आर्टिकल में आपको इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी अनुच्छेद का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको अंदर एक ऐसा कानून मिल जाए,
संविधान पढ़ते हुए आपको एक ऐसा अनुच्छेद, एक ऐसा आर्टिकल मिल जाए जो नॉन डेमोक्रेटिक हो, तो आप उसका नॉन डेमोक्रेटिक लक्षण आप पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे कि नहीं यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब है ताकत का एक हाथ में ना होना। एक राक्षस था भस्मासुर, शिव भक्त था, खूब तपस्या करी। शंकर भगवान खुश हुए, बोले बताओ क्या मांगते हो। बोला भगवान एक ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले सोच लो। बोला सोच लिया, बस वरदान दो। बोले हैं वरदान देने से पहले सोचते नहीं है, दे दिया, जाओ आज से तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। उसने कहा ट्राई तो करे, सीधा दौड़ा लिया उन्हीं के सर पे हाथ रखने के लिए। बड़ी मुश्किल हुई जान बचाने में, फिर अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और उसको डांग सिखाने के बहाने अपने ही सर पे हाथ रखवा दिया। कहानी से शिक्षा क्या मिली? ताकत कभी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए। भस्मासुर को मिली सुप्रीमेसी, उसने उसी को दौड़ाया जिसने दी। यूक्रेन को बड़े प्यार से पुचकारा गया था और कहा गया था कि ये सारे परमाणु बम हमें दे दो ना, अब तो तुमने एनपीटी पे साइन कर दिया है, सीटीबीटी पे साइन कर दिया, क्या करोगे बम रख के, पानी में फेंकोगे, इससे अच्छा हमें दे दो, हमारे वेयर हाउस में पड़े रहेंगे। यूक्रेन ने दे दिया। बोले भाई है पापा ही, इन्हीं से तो तुम टूट के अलग हुए, और वही पापा वही बम घुमा घुमा के उनके दे रहे हैं। इसलिए किसी के ऊपर अति विश्वास नहीं, हद से ज्यादा विश्वास नहीं, और ताकत तो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को सुविधा देंगे तो वो उसको अपना अधिकार समझेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो डेमोक्रेसी में भी ताकत अगर एक व्यक्ति के हाथ में दे दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। इतिहास गवाह है कि शक्ति जब जब एक हिस्से में आई है, एक हाथ में आई है, उसका मिसयूज हुआ है। इसीलिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है कि ताकत कभी भी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। ताकत जब बटी रहेगी तो लोगों में मिल के काम करने की भावना आएगी। अगर उस ताकत का कभी उपयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा, तो आपको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बचपन में एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें एक डैडी होते हैं, उनके दो बेटे होते हैं। वो एक लड़के के गले में ताला पहनाते हैं धागे में डाल के, एक लड़के गले में चाबी, और दोनों को समझाते हैं कि भविष्य में मिलजुल के रहना, तभी इस ताले चाबी का यूज कर पाओगे। फिर वो लोग खो जाते हैं, हर फिल्म की कहानी की तरह। और कभी जब जवानी में सर के ऊपर मौत छाई होती है, आपस में मिलते हैं तो देखते हैं अरे भैया तुम्हारे गले में ताला, फिर वो कहता है अरे भाई तुम्हारे गले में चाबी, फिर गले मिलते हैं, हम लोग भाई हैं, ताला खोल के चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन, साथ काम करने की आदत, यही है डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, इसका उदाहरण अपने देश में कहां मिलता है? इसका उदाहरण अपने देश में मिलता है कि संसद के पास कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति तो है, लेकिन 3 हिस्सों में। अगर किसी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो कानून नहीं बनेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी कानून नहीं बनेगा। तो तीनों में देखो सहमति होनी चाहिए। ताला, चाबी और लगाने के लिए लॉक कहां लगाएंगे? तीनों। केंद्र सरकार का अलग होना, राज्य सरकार का अलग होना, यह भी डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। आप कल्पना करिए कि ना राज्य सरकार होती, ना स्थानीय सरकार होती, आपके मोहल्ले में कोई पुलिस चौकी ना होती, सीधे लखनऊ में बैठते डीजीपी और केंद्र में बैठते प्रधानमंत्री, सारी शक्तियां इन्हीं लोगों के पास होती, तो क्या आपका जीवन ऐसा हो पाता जैसा आज है सरल? नहीं, प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए ताकतों को बांट के रखना पड़ता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे देश में डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तीनों के अपने अपने चीफ हैं। कल्पना करिए कि एक दिन जनरल साहब ने एयर चीफ मार्शल को फोन किया कि हाँ भैया क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं साहब, बैठे थे। बोले आओ कल जरा मिलो। उधर एडमिरल साहब को फोन किया, बोले सर कहां? बोले सर मुंबई। बोले आइए जरा दिल्ली। तीनों मिल गए। बोले यार देश में कुछ सही नहीं चल रहा आजकल,
कल चलो चलते हैं, प्रधानमंत्री को 2 थप्पड़ मार के सीट से नीचे उतार देते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों डिफेंस के चीफ हैं। एक इशारा करेंगे सेना इधर से उधर हो जाएगी। इसीलिए ज्यादातर मौकों पे आप देखते होंगे कि तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको एक साथ कभी नहीं नजर आते होंगे, जब तक कोई ओकेजन ना हो। और जब भी ये तीनों नजर आते होंगे तो साथ में डिफेंस मिनिस्टर जरूर रहते होंगे। कोई शक वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन तीनों के ऊपर है प्रेसिडेंट, जो क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। भले ही तीनों सेनाएं अलग अलग हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं हो सकता है। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं समझ पा रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अच्छे से बात समझ में आ गई? अच्छा, हमारे देश में इन दिनों एक मांग चल रही है। मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ही केवल समझा रहा हूं। एक मांग चल रही है। मांग यह चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और यह मांग हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है। अब प्रधानमंत्री जी की इतनी स्वीकार्यता है इस देश में कि मैं भी कुछ ही फैन बट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप बोल ना पाए तो किया क्या फिर पैदा होने के लिए? 2014 में चले जाइए, बिल्कुल अपना दिमाग पीछे ले जाइए 2014 में, और जरा याद करिए उस जमाने में मोदी नाम का क्या मतलब होता था। उस जमाने में मोदी नाम का मतलब होता था सुनामी। लहर वहर नहीं थी, सुनामी। हिंदुस्तान का इकलौता लोकसभा चुनाव ऐसा था 2014 का, जहां पे इलेक्शन होने के पहले ही जनता को पता था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब टाइम मशीन में पीछे जाइए और 2014 के चुनावों में एक छोटा सा चेंज कर दीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन। और कल्पना करिए कि 2014 में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव सब एक साथ हुए, एक ही दिन हुए। आपको 4 वोट डालने, चारों के लिए। अब बताइए A to Z किसकी सरकार बनती? उन्हीं की बनती ना। केंद्र में तो बननी ही थी। 29 राज्य थे उस जमाने में, 29 में कम से कम 25-26 में उनकी बनती, और स्थानीय सरकारों में लगभग 90% उन्हीं की सरकार बनती। हो गया ना सेंट्रलाइजेशन, आ गई ना ताकत एक हाथ में। थोड़े दिनों बाद लोकसभा में बिल लेकर के आते, राम मंदिर अधिनियम 2015, कोई कोर्ट नहीं, सब किनारे करो। कानून बना रहे ना राम मंदिर के लिए, कौन करेगा विरोध? तुम्हारे मोहल्ले के पार्षद से लेके भारत का राष्ट्रपति तक सब भाजपा के। आज भी ले लो नाम। अगले दिन कानून लाते, टुमारो प्यारे भाइयों और बहनों, कल से हिंदू राष्ट्र, काम खत्म। तो हो गया ना सेंट्रलाइजेशन। तो क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है? नहीं, इस दृष्टि से सही नहीं है। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन का खुल के विरोध इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव आयोग का बहुत पैसा खर्च होता है। और ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया कि ताकत एक हाथ में आ जाएगी, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ये आजाद भारत के इतिहास में एक ही बार होने की संभावना थी, और हुआ भी। आप 2017 याद कर लीजिए, 24 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, केंद्र मिला करके। और उस जमाने में कैंपेन ऐसी चली थी कि अगर कोर्ट डिसीजन नहीं दे रहा तो राम मंदिर कानून बना के लाया जाए। सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन ये सरकार नहीं लाई क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार है ना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानती है। तो चलो ये लोग अच्छे थे, हम बच गए। अगर कोई थोड़ा सा हल्के दिमाग की सरकार होती तो ले आती अपने मतलब की सारी चीजें कानून बना करके। तो सेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। अच्छा, एक बार कल्पना करके देखिए कि केंद्रीकरण हो ही गया, सेंट्रलाइजेशन हो ही गया, अब क्या करोगे?
तो अगर कभी सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो लोकतंत्र का दूसरा गुण अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ पावर। अगर शक्तियां गलती से कभी एक हाथ में गईं तो वो अपने आप संतुलित हो जाएंगी। ये लोकतंत्र का दूसरा गुण है और ये यूनिवर्सल गुण है। मान लीजिए केंद्र सरकार पूरी शक्ति के साथ सत्ता में आ गई तो कितने दिन? 5 साल। तो फिक्स टेन्योर ऑफ द कैबिनेट इज द सिम्टम ऑफ बैलेंसिंग ऑफ पावर। कितने दिनों तक कर लोगे? इसका एक मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बिजली के बिल से लेकर के पानी के बिल तक, लेकिन एक समय लाइन लगा के बिल सभी लोगों ने जमा किया होगा। अगर आप 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख तक बिजली का बिल जमा कराए तो कोई बात नहीं, गए 2-4 लोग खड़े हैं, अपना लाइन में लगे जमा कर दिया। लेकिन कभी आपने 30 और 31 तारीख को भी बिजली का बिल जमा किया होगा और देखा होगा बड़ी लंबी लंबी लाइन। तो जब आप किसी सरकारी कार्यालय में लाइन में लगे होते हैं अपना काम कराने के लिए, तो एक लड़की आती है और वो बिना किसी से इफ एंड बट किए लाइन में सबसे आगे चली जाती है और विंडो पे जाके अपना काम कराती है और चलती बनती है, चाहे पैसा जमा करना हो, चाहे बिल जमा करना हो, चाहे कुछ करना हो। इस समय जो लड़के लोग लाइन में लगे हुए हैं, आदमी लोग, इनके मन में 2 फीलिंग आती हैं। पहली ये कि काश हम भी लड़की होते, काम ही जल्दी हो जाता। और दूसरी फीलिंग ये आती है कि ये गलत है यार, हम पागल हैं जो छुट्टी लेके आए हैं, लाइन में लगे हैं, धक्का खा रहे हैं। और दोनों ही विचार गलत हैं। लड़की तुम हो नहीं सकते और स्पेशल प्रोटेक्शन तुमको मिल नहीं सकता। तो लड़कियों को ये जो अधिकार है, ये अधिकार अनुच्छेद 15(3) ने दिया है, 15 सब क्लॉज 3 ने दिया है, लेडीज फर्स्ट। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट भी है। तो शक्ति मिल गई ना लड़कियों को कि जहां पे जाओगी पहले आप ही का काम होएगा। अब लड़कियों ने शक्ति का दुरुपयोग किया। पापा से कहा, पापा तुम काहे लाइन में लगोगे, हमें बैठा के ले चलो, तुम बाहर खड़े रहना, हम जाएंगे फटाफट भाग के जमा करके चले आएंगे। भैया के साथ बैठी गाड़ी में चली गई, पापा के साथ चली गई, अपने पति के साथ चली गई, और आदमी लोग बाहर गाड़ी लिए उनका वेट कर रहे हैं। लड़कियां धनाधन अंदर अपना फटाफट अपना जो शक्ति मिली उसका दुरुपयोग करने के लिए अंदर आ गई। अच्छा, हर लड़की अगर ऐसा करने लगेगी तो वहां पे लड़कियों की भीड़ हो जाएगी। तो जब 30 और 31 तारीख को आप देखेंगे खास तौर पे केस को वगैरह में, तो एक लाइन लड़कों की, एक लाइन लड़कियों की, खत्म, सारे स्पेशल राइट्स खत्म। क्योंकि जैसे ही शक्ति एक हाथ में आई और आपने उसका दुरुपयोग किया तो बैलेंसिंग ऑफ पावर, शक्तियों का संतुलन तुरंत शुरू हो गया। अब एक बिल लड़कों का लिया जाएगा, एक बिल लड़कियों का लिया जाएगा। लड़के अपना खड़े रहेंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। और लड़कियों को मैंने देखा है जहां सुबह खड़ी हैं वहीं शाम को भी खड़ी हैं, उसी लाइन में। क्यों? पंचायत, बातें करनी है, घर का, परिवार का, सास का, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी का, सबका फ्रस्ट्रेशन वही निकालना। खाना वाना लेके बकायदा डब्बा लेकर के मैंने देखा हुआ है लाइन में लगे हुए, क्योंकि वो घर से ही पूरा तैयारी करके आते हैं कि देर हो जाएगी तो वहीं खाना खा लेंगे। कभी कभी आपस में युद्ध भी हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ पावर। आपको बात समझ में आ गई होगी, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है ये। तो लोकतंत्र में वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं कि ताकत एक हाथ में चली जाए, लेकिन अगर कभी ताकत एक हाथ में गई तो उसको संतुलित करने का जो तरीका है वो भी लोकतांत्रिक तरीका ही है, डेमोक्रेटिक तरीका ही है। तो इस तरीके से लोकतंत्र के जो गुण हैं वो भी यहां पे समाप्त होते हैं और डेमोक्रेसी के ऊपर जो लेक्चर हमारा चल रहा था वो आज फिनिश होता है। अब कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये जो शक्तियों का विभाजन है हमारे देश में, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये किया किस तरीके से गया है। इसलिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल होगा, जिसका नाम होगा 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 3 स्तंभ। खूब सुना होगा आपने 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो कल हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और कल ही पहला टॉपिक होगा जिसमें आपको ढेर सारा लिखने का काम करना है और कल के टॉपिक से ही पॉलिटी आपकी मुट्ठी में भी आ जाएगी। ठीक, तो यहां पे आज की चर्चा को विराम देते हैं। एक बार क्विक रिवीजन, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।